जलेबी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जलेबी अपने आप में उलझी हुई रहती है लेकिन लोगों को मिठास बांटती है। वैसे ही हम लोग को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना है। खुद कितने भी उलझे हुए रहें, दूसरों को हमेशा मिठास बांटते रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। आज हम लोग सारे जितने भी वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, वीवीआईक्यू होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में। इतना बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं कि आप लोगों को आज मज़ा आ जाएगा। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे हुआ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मौर्योत्तर काल हम लोगों ने जब देखा था, मौर्योत्तर काल के समय में जब लास्ट में यज्ञ श्री सातकर्णी के द्वारा जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलवामी चतुर्थ जो कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, उसके द्वारा लास्ट में दोस्तों क्या होता है कि सातवाहन वंश का अंत होता है वहाँ पे। और पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर एशिया से कुछ ऐसे राजवंश आए जिन्होंने अपनी सत्ता कायम की, और इसी को हम लोग मध्य एशिया से भारत का संपर्क बोलते हैं। और इस काल में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है भारत के जो एरिया थी, जो भी हमारी इंडिया का जो क्षेत्र था, उस पर मुख्यतः यूनानी, शक, पहलव, कुषाणों का हमला हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें हम लोग हिंद यूनानी के बारे में, शक के बारे में, पहलव और कुषाण वंश के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं, एक नंबर पे आ जाते हैं फर्स्ट बार में हिंद यूनानी। सबसे पहले कौन आते हैं? हिंद यूनानी आते हैं। दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों में आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। भारत में आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी थे, जिन्हें हिंद यूनानी कौन थे दोस्तों? हिंद यूनानी थे जिन्हें क्या बोला जाता था? इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता था। इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता था। और ये बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहलाते थे। इन्हें बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। क्वेश्चन एक बार आया था एसएससी में, बैक्ट्रियाई यूनानी किसे कहा जाता था? हिंद यूनानी को, इंडो ग्रीक को बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी का नाम आता है डिमेट्रियस प्रथम। डिमेट्रियस प्रथम द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है सबसे पहले, और जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का शासक था, इसलिए इन्हें बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। और इसने पूरे भारत में जितने भी पश्चिम के राज्य थे, जैसे सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब, उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ था? डिमेट्रियस का एक उत्तराधिकारी था मिनांदर। क्या था? मिनांदर उसका एक उत्तराधिकारी था 165 से 145 ईस्वी पूर्व में, जिसे मिनांदर को शॉर्ट में वहाँ के लोग मिलिंद बोला करते थे। क्या बोलते थे? मिलिंद बोलते थे। और मिलिंद का मतलब ये होता है, मिलिंद दोस्तों एक बहुत ही महान शासक था, और राजधानी अपनी पंजाब में, अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पंजाब में अपनी राजधानी बनाई थी। और इतना महान राजा था कि उन्हें नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे हैं, और इसके लिए एक बुक लिखा गया। उसी समय दोस्तों जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक बुक लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पान्हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछता है। मिलिंद पान्हो बुक है, जिसमें मिलिंद पान्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। गौतम बुद्ध और मिलिंद के द्वारा जितने भी प्रश्न उस समय हुए हैं, उसमें इस बुक में चर्चा किया गया है। इतना तक क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हिंद यूनानी जो थे,
हिंद यूनानी के जो शासक थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी और वो क्या करते थे, एक सिक्का जारी किए थे। उनके समय में एक सिक्का जारी किए थे। क्वेश्चन आता है हिंद यूनानी के समय सिक्का किसके मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा सिक्का मिनांडर के ही मिलते हैं। मिनांडर द्वारा ही सबसे ज़्यादा सिक्का उस समय जारी किया गया था। और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलता है कि किन किन राज्यों के और कौन कौन से राजाओं द्वारा ये जारी किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो हिंद यूनानियों द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और हिंद यूनानी शासकों ने भारत के जितने भी पश्चिम का जो सीमा प्रांत है, इधर का दोस्तों जो जितने भी पश्चिम का जो सीमा प्रांत था उसमें यूनान की कला चलाई थी जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। और भारत में गंधार कला के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो तुलना है, इसका तुलना भारत में गंधार कला से किया जाता है। और दोस्तों बुद्ध का दृश्य गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंधार कला में जो गौतम बुद्ध थे उनका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके बाद में इतना तक आप लोगों को अगर क्लियर है तो चलिए देखते हैं आगे सेकेंड नंबर पे आते हैं शक वंश। सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं, शक आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं एक ट्री बना रहा हूँ। शक के जो 5 शाखाएं थी, कौन कौन सी 5 शाखाएं थी, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अफगानिस्तान। कौन आता है, अफगानिस्तान सबसे पहले आता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अफगानिस्तान के बाद में पंजाब के जितने भी प्रांत थे, पंजाब के जितने प्रांत थे वो इसमें आ जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे आता है मथुरा। थर्ड नंबर पे आता है मथुरा। और पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब वहाँ पे तक्षशिला की उस समय राजधानी थी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर इनकी शाखा पश्चिम भारत में थी, वेस्ट भारत में फोर्थ नंबर पे थी। और 5वें नंबर पर जो ऊपरी दक्कन था, ऊपरी दक्कन जो था वहाँ पे इन लोगों का शासन था। और अगर हम लोग ईस्वी की बात करें तो 57 से 78 ईस्वी पूर्व, 57 से 78 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर दिया था और उन्हें बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आप लोगों को पता है विक्रमादित्य के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल के साथ में बता चुका हूं। और विक्रम संवत नामक जो संवत है 57 ईस्वी पूर्व में शकों पर उनकी विजय से आरंभ होता है। उसी समय से विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसके द्वारा यूज किया जाता है। और दोस्तों उस समय जो विक्रमादित्य की उपाधि इतनी फेमस हुई कि जब भी कोई शासक महान काम करता था या कहीं भी अगर महान पराक्रम दिखा दे तो उन्हें इस उपाधि को धारण उनके द्वारा कर लिया जाता था। और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में टोटल दोस्तों 14 विक्रमादित्य की उपाधियाँ अभी तक मिली हैं। टोटल 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए राजाओं को, जिसमें गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे काफ़ी फेमस थे, उनको भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सबसे जो फेमस जो शक शासक था उसका नाम रुद्रदामन था। कौन था, रुद्रदामन सबसे फेमस शक शासन था और 130 से 150 ईस्वी पूर्व शासन करता है। और शासन उसका कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से एरिया में, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो सिंध, कोंकण और नर्मदा घाटी, सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात के जितने भी बड़े भाग थे उस पर इसका शासन था। और कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो झील है सुदर्शन झील, जो कि मौर्य काल में आप लोगों को पता है निर्माण करवाया गया था, मैं बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। इन सारे झीलों को शक शासक रुद्रदामन क्या किया था, उसको फिर से उन झीलों की मरम्मत कराई थी। और अगला पॉइंट जो आता है, रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था दोस्तों। संस्कृत बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, संस्कृत का ज्ञाता था। और उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख,
जो कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में मिलता है और सबसे बड़ा सबसे लंबा अभिलेख उसको माना जाता है। शकों के बाद में कौन आया था? शकों के बाद में 3rd नंबर पे आता है, शक के बाद में पहलव वंश आता है। कौन आता है? पहलव आए थे, जिसे पार्थियाई बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पार्थियाई इन्हें बोला जाता था। इनका उतना दोस्तों रोल नहीं था पहलव वंश के बारे में, थोड़ी बहुत कुछ चर्चा है, उसके पॉइंट को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलव का आधिपत्य हुआ। पहलव वंश शक के बाद में आए। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो वास स्थान था, जैसे मूल जो निवास थे, कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के रहने वाले थे और ईरान से ही होकर भारत आए थे। और सबसे प्रसिद्ध एक पार्थियाई राजा का नाम आता है इसमें, जिसका नाम गोंडोफर्निस। क्या है? गोंडोफर्निस एक सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ और उसी के शासनकाल में संत टॉमस है, संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। यही एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, जो संत टामक है, क्वेश्चन पूछ देगा, संत टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत किसके शासनकाल में आया था? तो पहलव का एक राजा था, पार्थियाई राजा था, गोंडोफर्निस के शासनकाल में। और उसके शासनकाल का एक अभिलेख मिलता है, केवल एक ही अभिलेख मिलता है दोस्तों, जिसे तख्ते बही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्ते बही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर के बाद में 4th नंबर पे आ जाता है कुषाण। दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा, कुषाण वंश काफ़ी लंबा है और कुषाण वंश के बारे में एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। कुषाण वंश काफ़ी फेमस हुआ था उस समय। पार्थियाई के बाद में जब कुषाण वंश आया था तो उन्हें यूची भी बोला जाता था, यूची नाम से उन्हें भी पुकारा जाता था। और यूची नामक का एक कबीला था, जिस कबीले को टोटल 5 कुल में बांटा गया था और कुषाण उन्हीं के कुल में से एक था। कुषाण में सबसे पहले आता है कुजुल कडफिसिस, एक नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इतिहास जब पढ़े होंगे तो कुजुल कडफिसिस का नाम आता है, कुजुल कडफिसिस। कुजुल कडफिसिस के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है, 2-3। कुजुल कडफिसिस इसलिए चर्चा में था क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस को माना जाता है और तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के कौन जारी किया था? कुजुल कडफिसिस के द्वारा जारी किया गया था। बस यही जो 2 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कि कुषाण वंश का संस्थापक था और दूसरा पॉइंट ये है कि तांबे के सिक्के जारी किए थे। इतना ही इसके बारे में आता है। और दूसरे नंबर पे जो सेकेंड शासक होता है भीम कडफिसिस। कौन होता है? भीम कडफिसिस। भीम कडफिसिस जो सेकेंड नंबर पे होता है। और भीम कडफिसिस द्वारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जिसकी शुद्धता जो है, जब गुप्तकालीन वंश में आप लोगों को मैं स्वर्ण बताया हूँ, तो गुप्तकालीन वंश में जो स्वर्ण थे उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिक्के जारी किए गए थे और बहुत ही शुद्ध सिक्के थे। और इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर क्या क्या चिन्ह मिलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिव का चिन्ह मिलता है, शिव का चिन्ह मिलता है, नदी का चिन्ह मिलता है और त्रिशूल का चिन्ह मिलता है। और ये जो सिक्के हैं और ये जो चिन्ह हैं, इन चिन्ह को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि जो भीम कडफिसिस था यह शैव धर्म का था। और लास्ट में दोस्तों अंतिम जो आता है, अंतिम काफ़ी फेमस कनिष्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट है कनिष्क के बारे में। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक इसे माना जाता था और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो कि उसके राज्यारोहण की तिथि थी। उसके राज्याभिषेक, राज्य जब अपना शुरू करता है तो 78 ईस्वी में शक संवत चलाता है। क्वेश्चन आता है किसके द्वारा शक संवत चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। कनिष्क आप लोग टिक कीजिएगा। शक संवत दोस्तों क्या है? शक संवत भारत में अभी भी प्रयोग में लाया जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संवत है। और टोटल 2 राजधानी अपना बनाया था। कुषाण वंश का जो कनिष्क था, टोटल अपनी राजधानी 2 बनाया था। कौन कौन सी? एक तो उसकी राजधानी पुरुषपुर थी,
पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी मथुरा में थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया था और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, अगर आप लोगों को याद होगा तो 4 बौद्ध संगति जो कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कहाँ पे हुई थी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है, वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। इतना तक क्लियर है दोस्तों। कनिष्क के राजगुरु के बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। कनिष्क के राजगुरु कौन थे? तो कनिष्क के राजगुरु कौन थे? राजगुरु का नाम बताना है आप लोगों को। कनिष्क के राजगुरु कौन थे? तो इनका नाम था, नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क देके, अश्वघोष इनका नाम था। और कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? चरक। चरक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चरक इन्हीं के राजवैद्य थे और जिनके द्वारा चरक संहिता की रचना की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना हुआ था। भारत दोस्तों जो है इसमें पश्चिमी जो है भारत का जो भी समुद्र रास्ता है उससे जो व्यापार का केंद्र बना था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के अभिलेख में उसे देवपुत्र कहा गया है। और कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 टोटल शैली मिलती है। जैसे पहले बोलूँ मैं आप लोगों को, सबसे पहला आता है गंधार कला जो शैली है वो कनिष्क के काल में ही मिलती है और एक मथुरा कला शैली जो है इसके काल में ही मिलती है। कनिष्क वंश के बारे में दोस्तों इतना ही, क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर का आप लोगों को नहीं पूछेगा। इतना ही कनिष्क के बारे में, और भी पॉइंट है लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लास्ट जो कुषाण वंश का शासक है, कुषाण वंश का जो लास्ट शासक है वासुदेव को माना जाता है। वासुदेव कुषाण वंश का लास्ट शासक था। और थोड़ी सी चर्चा कर ले वसुमित्र के बारे में, जो कि मैं बताया हूँ कि कश्मीर कुंडल वन में बौद्ध संगति हुई थी। तो वासुमित्र द्वारा महाविभास शास्त्र की रचना की गई थी। महाविभास शास्त्र की रचना की गई थी वासुमित्र द्वारा। और नागार्जुन की दोस्तों, नागार्जुन की अगर हम लोग बात करें तो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन का भी इसमें चर्चा मिलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा, अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का गुप्त साम्राज्य, जो कि अब धीरे धीरे हम लोग दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब जितने भी जो राजा हुए हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जो गुप्त साम्राज्य है ये मुझे लगता है कि 2 दिन तक चलेगा। 2 दिन क्या दोस्तों, 3 दिन तक भी चल सकता है क्योंकि काफ़ी लंबा है गुप्त साम्राज्य। तो आप लोग पढ़ के एक बार आइएगा। दोस्तों पढ़ के आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ के आइएगा तो आप लोग को जो मैं बातें बताऊँगा आप लोग को याद आएगा और जल्दी उसको याद होता है और याद करने में आसानी होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ने जाते थे कहीं पे तो हम लोग टॉपिक जो है हम लोग को पता रहता था कि कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है और टॉपिक पढ़ के जाते थे तो काफ़ी आसानी होती थी चीज़ों को समझने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य के साथ में। जय हिंद।